हेलो प्यारे बच्चों, सभी को राधे राधे। मैं पवन आचार्य आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं नेशनल कैरियर एकेडमी एनसीए के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से होंगे। और आज की क्लास अपन बात करेंगे और उससे पहले आज का जो मैं फर्स्ट मॉडल पेपर में लेके आया हूँ एग्रीकल्चर बायोलॉजी का, जिसका एग्जाम आपके बहुत नज़दीक है। तो जो बच्चे एग्रीकल्चर बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं वो उनके लिए ये जो पीडीएफ है वो क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। उससे पहले मैं आपको और बता दूं बेटा कि आपके जो एग्ज़ाम है वो 4 मार्च को अंतिम है, 4 मार्च को लास्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जो बच्चे जेट के द्वारा अपने खुद को कॉलेज में पाना चाहते हैं, क्योंकि आपको 12th के बाद में कॉलेज में जाना पड़ेगा और उसके लिए अच्छे कॉलेज की नीड आपको रहती है और अच्छे कॉलेज में जाने के लिए आपको अभी से ही तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप डायरेक्ट ये सोच रहे हो कि मैं जेट का एग्ज़ाम दे दूंगा और डायरेक्ट मेरे को अच्छा कॉलेज जैसे आरसीए है, जॉबनेर है, जोधपुर है, कोटा है ना, तो ये मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा। मैं पहले कह रहा हूँ आपको, क्योंकि पेपर थोड़ा सा लेवल का आता है। भले आपने 11th और 12th पढ़ा है पर उसको थोड़ा सा मॉडिफाइड तरीके से पेपर आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि ये जो बैच है हमारा जेट के लिए क्रैश कोर्स का जो बैच है, वो पहला बैच जो स्टार्ट होने वाला है, फर्स्ट बैच 6 मार्च से स्टार्ट होगा। मेरे बच्चों ध्यान रखिएगा, 6 मार्च से स्टार्ट होने वाला है पहला बैच। और दूसरा बैच अगर आप थोड़े दिन लेट हो गए, हो सकता है 4-5 दिन आपको लगे कि अपन अभी एग्जाम निपटे ही हैं, थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं, घूम फिर लेते हैं, तो आराम से घूम फिर के आइएगा। और सेकंड बैच हमारे 12 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। और अगर आप अभी जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं और हमारे यहाँ आना चाहते हैं तो प्री रजिस्ट्रेशन ऑफर यहाँ पर चलाया जा रहा है। अगर आप अभी अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको टोटल फीस में 18% डिस्काउंट, यानी कि लगभग 2000 रुपये तक का फायदा हम आपको देने वाले हैं। ठीक है, तो जो बच्चे अभी से रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, हमारे फ़ोन नंबर जो है वो यहाँ पर दे रखा है। साथ में जो बच्चे अगर कोई दूर से आएंगे तो उनके लिए हॉस्टल सुविधा भी यहाँ पर है। और हॉस्टल सुविधा गर्ल्स और बॉयज़ के लिए दोनों के लिए अलग अलग व्यवस्था हमने कर रखी है। साथ में बहुत शानदार खाना, रहना, खाना पीना, आवास, ऐसा लगेगा जैसे अपन घर पे रह रहे हैं। और बहुत शानदार खाना अपने को यहाँ पर मिल रहा है, पढ़ाई का बहुत अच्छा माहौल है। साथ में लाइब्रेरी फैसिलिटी हम आपको देने वाले हैं, फ्री में लाइब्रेरी यहाँ रहेगी। लाइब्रेरी का कोई चार्ज नहीं है। जो बच्चे एनसीए में एडमिशन लेंगे क्रैश कोर्स के लिए, उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइब्रेरी सुविधा देने वाले हैं। साथ में हॉस्टल सुविधा की जो फीस वगैरह है वो आप नीचे जो कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, यहाँ से अपना नाम, पता, एड्रेस पता करवा के और अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। साथ में 2000 रुपये तक की छूट जो है वो पा सकते हैं। इस नंबर पर 7737284834 9214534 834 पर आप कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। साथ में जैसे ही आपका ये एग्ज़ाम क्लियर होता है, आप एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद में जो पहला बैच है वो 6 तारीख से और दूसरा बैच जो है वो 12 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। तो प्लीज़ आपको जहाँ जहाँ पर भी ये बच्चे वीडियो देख रहे हैं, इस क्लास को देख रहे हैं, वो ज़रूर इसको ज्वाइन करें। चलिए तो शुरू करें अपन। यहाँ पर जो 12th का एक मॉडल पेपर जो कि एक प्रकार का ब्लूप्रिंट ही है, वो मैं आपको यहाँ पर सोल्व करवा रहा हूँ। अगले 2 से 3 वीडियो और मिलने वाले हैं जो आपको अच्छे क्वेश्चंस का आपको एक मिलेगा। इसके लिए भी बच्चों के कॉल मैसेज आए थे कि सर जो ब्लूप्रिंट दे रखा है उसका एक बार वीडियो बना लो फटाफट से, है ना। तो वीडियो बना के आपके पास लेके आया हूँ, इसको भी आप जरूर देख के जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं, जो मॉडल पेपर होते हैं उससे क्वेश्चन जरूर और जरूर बनते हैं। ध्यान में रखिएगा, इसको आप जरूर देख के जाना। और क्लास को शुरू करते हैं अपन। उससे पहले अगर कोई भी आपको डाउट है या कुछ भी ऐसा कुछ प्रोसेस आपको लग रहा है तो आप कॉल करके भी अपना जो डाउट है वो क्लियर कर सकता है। चलिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं पेपर का पैटर्न कैसा रहने वाला है। स्टार्टिंग में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि 18 क्वेश्चन आएंगे। 18 आधे नंबर के रहने वाले हैं और आधे नंबर इंटू 18 करोगे तो 9 नंबर आपको मिलने वाले हैं। तो एमसीक्यू के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप क्या कीजिएगा, जितने भी चैप्टर हैं उसके पार्ट के पीछे के जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो, और एमसीक्यू जिसमें दे रखे हैं पीछे की तरफ, वो आप अच्छे से करके जाइएगा। ये इस प्रकार का पहला क्वेश्चन चलते हैं। इस निम्नलिखित में कौन सी विधि संकरण द्वारा प्रजनन की विधि नहीं है? यहाँ संकरण की विधि नहीं है। पुंज विधि संकरण की है, वंशावली विधि संकरण की है, प्रतीप संकरण भी है, और एक और आता है बहु संकरण। ये 4 विधियां संकरण में आती है, किंतु
शुद्ध वंशक्रम विधि यानी कि ये जो प्योर लाइन सिलेक्शन है ये संकरण में नहीं आता, ये किस में आता है, ये चयन यानी कि सिलेक्शन में आता है। तो यह कौन सी विधि है बेटा, यह चयन या सिलेक्शन की विधि है, ठीक है ना। दूसरी चयन की विधि और आती है यहाँ पर समूह चयन यानी कि मास सिलेक्शन। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्योर लाइन सिलेक्शन। इस प्रकार के क्वेश्चन है ना हर बार बन रहे हैं, हर बार। अगर आप लास्ट ईयर के पेपर्स देख के जाओगे ना, पेपर्स मॉडल पेपर देख के जाओगे तो आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे कि बताइए इसमें से संकरण की विधि कौन सी नहीं है, कौन सी है, समूह चयन की विधि या चयन की विधि कौन सी नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नंबर 2 बात करें अपन, वह जीन प्रारूप जिसमें युग्मक की गुणसूत्रों की 2 प्रतियां उपस्थित हो। द जीन पैटर्न इन विच 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, 2 पेयर को अपन क्या कहते हैं, 2n कहते हैं, और 2n को क्या कहते हैं कि अपन डिप्लॉइड या द्विगुणित के नाम से जानते हैं। अगर ये कहता 3 पेयर तो क्या हो जाएगा, ट्रिप्लॉइड। अगर कहता ये 1n ही कहता, मान लो ये सिंगल क्रोमोसोम कहता तो क्या हो जाता, n हो जाता। और अगर मान लो ये यूप्लॉइड या n हो जाता, ठीक है ना। और यूप्लॉइड कंडीशन में क्या होता, यूप्लॉइड या सुगुणित में क्या होता है, ये n की कॉपीज होती है, 2n 3n 4n, पर यहाँ पर नहीं दे रखा, यहाँ पर सिंपल बोल रखा है कि भाई 2 पेयर है तो उसको क्या कह देंगे अपन, 2n यानी कि डिप्लॉइड कह देंगे। दही बनाने की प्रक्रिया में योगदान होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन इन कर्ड फॉर्मेशन। दही बनाना कौन सा प्रोसेस होता है बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों के द्वारा ये काम होता है। सूक्ष्म जीव जैसे कि यहाँ पर स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, ये काम करते हैं सूक्ष्म जीवी का। नेक्स्ट, पौधों में नाइट्रोजन फिक्सेशन, पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण बढ़ाने के लिए प्रयुक्त निप जीन लिया गया है। द निप जीन यूज टू एनहांस नाइट्रोजन फिक्सेशन इन प्लांट्स इज टेकन टू, कहाँ से लिया गया है, ये क्वेश्चन पेपर 2 से आया हुआ क्वेश्चन है। ये जो निप जीन है, ध्यान रखना बेटा, ये राइजोबियम मेलिलोटी नाम के पौधे से लिया गया है। राइजोबियम मेलिलोटी नाम के पौधे से, क्यों, क्योंकि ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, और नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेंगे तो कौन सा जीन काम आता है बेटा, निप जीन काम आता है। इसका उल्टा क्वेश्चन भी बन सकता है, ध्यान में रखना। क्या बन सकता है कि निम्न में से नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन सा जीन काम आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, निप जीन काम आता है। नेक्स्ट, पायरेथ्रम नामक वनस्पति कीटनाशक किससे प्राप्त होता है, पायरेथ्रम जो है बेटा गुलदाउदी के फूलों से प्राप्त होने वाला एक रसायन है, क्राइसैंथेमम। गुलदाउदी के फूलों से प्राप्त होने वाला रसायन है जो कि एक तरह से कीटनाशक का कार्य करता है, ठीक है ना, कीटनाशक का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त समय कौन सा है, द मोस्ट सुटेबल टाइम फॉर स्प्रेइंग। जब भी खेतों में स्प्रे करना हो तो प्रातः काल करना सही रहता है, क्योंकि उस टाइम ओस रहती है, नमी रहती है, और नमी रहने पर जब अपन छिड़कते हैं तो वो अच्छे से पौधों पर चिपक जाएगा, अच्छे से जो है वो प्रिंट हो जाएगा वहां पर। तो प्रातः काल यानी कि मॉर्निंग टाइम पर अपने को यहाँ पर करना चाहिए। निम्नलिखित में से किस कीट से पौधों की मध्य कलिका सूखकर मृत हृदय बन जाती है, द विच इंसेक्ट कॉजेज ड्राइंग ऑफ सेंट्रल बर्ड डेड हर्ट सिम्टम यहाँ पर पैदा होता है। देखिए ये 3rd चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ है। एक ऐसा कीट जो पौधे की जो मध्य कलिकाएं होती हैं वहां पर अटैक करता है, और वहां उस पौधे को क्या करता है, गेहूं का तना छेदक, बिल्कुल व्हीट स्टेम बोरर, ये जब अटैक करता है, इसका नाम क्या है, सिसेमिया इन्फेरेंस। सिसेमिया इन्फेरेंस जो कीट है वो पौधों में डेड हर्ट सिम्टम, डेड हर्ट यानी कि मृत कलिका लक्षण पैदा करता है, यानी कि पौधों की जो वृद्धि है वो वही रुक जाती है, ठीक है, डेड हर्ट सिम्टम पैदा होते हैं। नेक्स्ट, विषाणु का कौन सा भाग संक्रमणकारी होता है, विच पार्ट ऑफ ए वायरस इज इन्फेक्शियस, कौन सा पार्ट जो है वो संक्रमणकारी होता है, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन, या कोई नहीं। अगर मैं बात करूं वायरस क्या होता है, वायरस के बारे में अपन डिस्कस करें बेटा, तो वायरस क्या होता है, ये एक प्रकार का न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, न्यूक्लियो प्लस प्रोटीन होता है, यानी कि ये कोई कोशिका नहीं है, ध्यान रखना, वायरस कोई कोशिका नहीं होती है, ये एक प्रकार के कण होते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन कण। न्यूक्लियो यानी कि या तो डीएनए बना होगा या फिर आरएनए बना होगा, ठीक है, या तो डीएनए का बना होगा या आरएनए का बना होगा। तो जब कोई वायरस अटैक करता है पौधे के अंदर तो डीएनए या आरएनए ही जो है मुख्य रूप से अटैक करते हैं, जबकि प्रोटीन को अपन यहाँ पर कैप्सिड नाम देते हैं, और कैप्सिड क्या करता है, इस डीएनए आरएनए को सुरक्षा प्रदान करता है। तो यहाँ पर न्यूक्लिक अम्ल जो है वो संक्रमणकारी भाग हो जाता है। मोलिब्डेनम की कमी से होने वाला कौन सा रोग है, इंपोर्टेंट है, फूल गोभी का व्हीपटेल रोग। ये चैप्टर नंबर 5 में दे रखे हैं, लास्ट में 3-4 वहां पर कमी से होने वाले रोग दे रखे हैं, जैसे कि धान का खेरा रोग जिंक की कमी से होता है, जई का ग्रेसपैक रोग मैग्नीज की कमी से होता है, मोलिब्डेनम की कमी से फूल गोभी का व्हीपटेल होता है, इस प्रकार से। नेक्स्ट,
पत्तियों पर जलासिक धब्बे किस रोग में दिखाई देते हैं? देखिए, जलासिक या वाटर सोक्ड स्पॉट्स जो हैं वो बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, बैक्टीरिया के अटैक करने की वजह से होते हैं। और बैक्टीरिया की वजह से कौन सा रोग हो रहा है? जीवाणु अंगमारी बैक्टीरियल बाइट रोग की पहचान होती है। नींबू का कैंकर रोग किससे फैलता है? इंपॉर्टेंट, नींबू का कैंकर रोग जैंथोमोनास एग्जिनोपोडिस पीवी सिट्राई या जैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस, ये जो बैक्टीरिया है इसका वाहक कौन है बेटा? ये पर्ण सुरंगक यानी कि लीफ माइनर कीट होता है जो कि इस रोग को फैलाने का काम करता है। नेक्स्ट ध्यान रखना, वाहक के रूप में और बता दूं मैं आपको, सफेद मक्खी। सफेद मक्खी को एक तो भिंडी का पीत शिरा मोजेक, भिंडी का पीत शिरा मोजेक, येलो वेन मोजेक ऑफ ओकरा, और दूसरा टोमेटो का लीफ कर्ल ऑफ टोमेटो, इन दोनों का वाहक कौन होगा? यहाँ पर सफेद मक्खी होगा, ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा सूत्रकृमि जैविक नियंत्रण के रूप में यूज होता है? जैविक नियंत्रण एंगुना नहीं है, एस्केरिस नहीं है, हेट्रोब्राइटिस नहीं है, हेट्रोब्राइटिस तो लार्वा पक्षी है, प्लेक्टस बिल्कुल बी जाएगा यहाँ पर, जो कि जैविक नियंत्रण के रूप में यूज होता है, जैविक परिचायक के रूप में यूज होता है, यानी कि इनका उपयोग प्रदूषण को पता लगाने के लिए करते हैं। जहां पर ये पाए जाते हैं वहां पर प्रदूषण नहीं पाया जाता, इस वजह से ये प्रदूषण के अच्छे सूचक माने जाते हैं। काली स्लग का प्रकोप सबसे ज्यादा कहां पर होता है? काली स्लग का उपयोग होता है बेटा पान पर, पान की जो पत्तियां होती है, पान की जो बेल होती है, वाइन्स, वहां पर सबसे ज्यादा अटैक बीटल वाइन पर होता है। नेक्स्ट, क्लाइटेलम का कार्य क्या होता है? फंक्शन ऑफ क्लाइटेलम, पोषण, निषेचन, कोकून निर्माण, उत्सर्जन। चैप्टर नंबर 10 से लिया हुआ क्वेश्चन है ये, कोकून को बनाता है भाई साहब। क्लाइटेलम कहाँ होता है? 14, 15 और 16, 14, 15 और 16 खंड पर आपको कौन सा मिलेगा बेटा? क्लाइटेलम, जिसको अपन हिंदी में पर्याणिका कहते हैं, ठीक है ना, ये पाया जाएगा। कीड़ा गंध का पता कहाँ से लगाते हैं? गंध का, रास्ते का, शत्रु का, है ना, आसपास हलचल का पता किससे लगाता है? इसके पास एक ही अंग है, कौन सा बेटा? एंटीना या श्रृंगिका, इससे पता लगाता है, और इसके पास कोई विशेष अंग नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस मछली को कानूनी संरक्षण की आवश्यकता है? ये ऐसी मछली है जो अपने अंडे, ये ऐसी मछली है जो अपने अंडे पानी की दिशा के विपरीत, अगर पानी ऐसे बह रहा है तो ये ऐसे जाके दूर जाके अंडे देगी जहां पर ह्यूमन का कोई इंटरफेयर नहीं होगा, मानव का कोई जो है वो इंटरफेयर नहीं होगा, वहां पर जाके अपने अंडे देती हैं। और इस मछली का बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है, बहुत ज्यादा लोग इसको खा रहे हैं, इस वजह से इसको कानूनी संरक्षण की आवश्यकता है। और वो कौन सी बेटा? महाशीर, महाशीर को काफी आवश्यकता है, ध्यान में रखेगा। लार्वा पक्षी मछली जो लार्वा को खाना पसंद करती है, गंबूशा खाती है, पेनकस भी खाती है, हैप्लोकाइटस भी खाती है, उपरोक्त सभी यहाँ पर लार्वा को, जो मछली ऐसी हैं जो कि मच्छर के लार्वा को खाना पसंद करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फसलों को सफेद लट की किस अवस्था में सर्वाधिक नुकसान होता है? तो सफेद लट की जो तीसरी अवस्था जो कब आती है बेटा? अगस्त महीने में आती है। यह सबसे ज्यादा नुकसान जो है पौधों को पहुंचाती है। सफेद लट का साइंटिफिक नेम क्या है? होलोट्रिकिया कॉन्सेनगुनिया इसका साइंटिफिक नेम है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ फिलिप्स दे रखे हैं, फिलिप्स को अपन देख लेते हैं। नंबर 1 यहाँ पर है, सोयाबीन का प्राथमिक उद्गम केंद्र कहाँ पर है? तो ये है बेटा चाइना में है, चीन के अंदर है। ये जो पहले चैप्टर की जो टेबल दे रखी है, उत्पत्ति केंद्र और ओरिजिन प्लेस दे रखे बेटा, उसको अच्छे से याद करके जाना, अच्छे से रट के जाना, वहां से क्वेश्चन बनेगा, 100% क्वेश्चन बनेगा, चाहे वो फिलिप्स में जो बने, चाहे वो अलग से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। डीएनए के सिरों को किनारों से अलग करना कौन सा न्यूक्लियोटाइड करता है? तो एक्सोन्यूक्लियस, है ना। कौन सा न्यूक्लियोटाइड करता है? एक्सोन्यूक्लियस जो एंजाइम है, एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम, ये यहाँ पर इसको अलग करेगा, ध्यान में रखना। अगर मान लो डीएनए को अंदर से काटना हो तो एंडोन्यूक्लियस और बाहर से काटना हो तो एक्सोन्यूक्लियस काम करता है। जिन पादपों में वांछित लक्षण के लिए बाहरी डीएनए होता है उसको क्या कहते हैं? उनको ट्रांसजेनिक पादप कहते हैं, उनको ट्रांसजेनिक पादप कहते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट कहते हैं। जिनके अंदर अपन वांछित डीएनए को प्रवेश करवा रहे हैं उनको ट्रांसजेनिक प्लांट कहते हैं। फूल गोभी मोजेक वायरस कौन से वायरस का समूह है बेटा? तो ये कोलिमो वायरस का समूह का ये है, ये कोलिमो है ना, कोलिमो समूह का वायरस है, ये कोलिमो ग्रुप का वायरस है। ये कौन सा? फूल गोभी मोजेक वायरस, जिसको शॉर्ट फॉर्म क्या कहते हैं बेटा? CAMV कहते हैं, CAMV कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कपड़ा भृंग अनाज में नमी की मात्रा से कम होने पर भी ग्रसन करता है। देखो, कपड़ा भृंग एक ऐसा कीट है जो कि 2.5% अगर मान लो नमी है, 2.5% नमी है, उससे भी कम होने पर भी आराम से अपनी
गति करता है और ये एक ऐसा कीट है, वैसे तो नॉर्मल कीट क्या होते हैं, अधिक तापमान और कम आर्द्रता या कम मॉइस्चर पर मर जाते हैं, अपनी ग्रो नहीं करते हैं, बट ये एक ऐसा नालायक, ऐसा नसलडा कीट है जो 2.5% आर्द्रता और 44% तापमान होने पर भी आराम से ये जिंदा रह सकता है। ठीक है, जीवाणुओं एवं फाइटोप्लाज्मा में केवल क्या होते हैं, ये केवल 70S राइबोसोम होते हैं, ध्यान रखना 70S राइबोसोम होते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही प्रोकैरियोटिक कोशिका हैं और प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। कपास का मलानी रोग को क्या कहते हैं, उकठा रोग भी कहते हैं, इसको मुरझान रोग भी कहते हैं, मुरझान या उकठा के नाम से जानते हैं, मुरझान या उकठा के नाम से जानते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, संक्रमित बीजों को खालिस्तान सेंटीग्रेड तापक्रम पर रखने पर गर्म पानी में डुबो कर रखेंगे तो निष्क्रिय हो जाएगा 65 डिग्री सेंटीग्रेड, ध्यान में रखना 65 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म पानी में 10 मिनट के लिए रखना होता है, तब जाके ये है ना 65 भी हो सकता है, यहाँ पर 56 भी लिख सकते हो आप, 56 भी ज़्यादा करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही सही माने जाते हैं, आप 56 ज़्यादा सही करके आना, 56 लगा दीजिए ना, 56 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म पानी में 10 मिनट के लिए अपन रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करें अपन, केंचुए का वैज्ञानिक नाम क्या है, आपको पता ही है। ठीक है, केंचुए के 2-3 नाम दे रखे हैं यहाँ पर, जो आपको अच्छा नाम लगे वो आप लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर 2-3 प्रकार के केंचुए हैं। लाल केंचुआ वो यहाँ पर अधिकतर जो है वो पाया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट, मछली के तेल में पर्याप्त मात्रा में कौन सा विटामिन होता है, विटामिन ए। विटामिन ए की मात्रा जो है वो यहाँ पर सर्वाधिक होती है। अगर आपको इसमें एक लगाना हो तो वो लगा सकते हैं क्या, फेरेटिमा पोस्टुमा, फेरेटिमा पोस्टुमा इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा। और भी आइसिना फोइटिडा भी लिख सकते हैं यहाँ पर, आइसिना फोइटिडा, आइसिनिया फोइटिडा के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट की तरफ चलेंगे अपन। आ जाइएगा यहाँ पर अति सूक्ष्म एक लाइन वाला क्वेश्चन दे रखे हैं, टेस्ट क्रॉस क्या होता है। टेस्ट क्रॉस की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। देखो, जब F1 संतति जो होती है, कैपिटल टी स्मॉल टी, F1 संतति का क्रॉस अगर केवल और केवल अप्रभावी जनक से करवाया जाए, रिसेसिव क्रॉस करवाया जाए, यानी कि F1 संतति का अगर क्रॉस उसके अप्रभावी जनक यानी कि रिसेसिव पेरेंट से करवाया जा रहा है तो ऐसा क्रॉस क्या कहलाता है, टेस्ट क्रॉस कहलाता है। बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या है भाई, यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्रिंसिपल ऑफ साइंस, यानी कि सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हुए, विज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए ऐसे उत्पाद बनाने हैं जो मनुष्य के काम आ सके, उसको क्या कहते हैं अपन, बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। कायिक कॉलोनी विविधता से उत्पन्न शकरकंद, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर 3 वेरायटी दे रखी है, 3 अलग अलग दे रखी है। पूसा जय किसान जो कि सरसों की बनाई हुई है, स्कारलेट रेड जो कि शकरकंद की है, इसका क्या हो जाएगा बेटा, स्कारलेट रेड, स्कारलेट रेड जो है वो शकरकंद की है, और एक सिग्मा जो है वो जेरेनियम की है। रेगिस्तानी टीडी का वैज्ञानिक नाम क्या है, सिस्टोसर्का गिरगेरिया, सिस्टोसर्का गिरगेरिया जो है वो इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा, सिस्टोसर्का गिरगेरिया हो जाएगा। दानेदार कीटनाशकों में विष की मात्रा कितनी होती है, तो दानेदार में 2%, 5%, 10% तक जो है वो विष की मात्रा इनमें देखी गई है, ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरूद के मलानी रोग के रोगजनक का नाम क्या है। आपके सिलेबस में जितने भी मलानियां दे रखी हैं वो सभी के सभी फ्यूजेरियम, ऑक्सीस्पोरम, एप स्पीसीज, सीडाई, है ना। आपके सिलेबस में जितने मलानी रोग दे रखे हैं सब फ्यूजेरियम, ऑक्सीस्पोरम से स्टार्ट होती हैं, और यहाँ पर जो जाति है वो चेंज हो जाएगी सीडाई। निमेटोड की परिभाषा क्या है, निमेटोड एक प्रकार के सूक्ष्म धागे जैसे होते हैं, त्रिस्तरीय ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, द्विपार्श्व बाइलेटरल सिमेट्री होती है, अगर बीच में से कट करेंगे तो 2 समान भागों में विभाजित हो जाते हैं, कूटगुहिक प्राणी होते हैं, स्यूडोसिलोम होते हैं, है ना। ऐसे खंडहीन यानी कि अनसेगमेंटेड बॉडी होती है, उसको क्या कहते हैं अपन, निमेटोड। परपुटी या वर्षा क्या है, इसका क्या कार्य है। परपुटी जो है वो नर सूत्रकर्मी यानी कि मेल निमेटोड में पाई जाने वाली एक ऐसी संरचना है जो मैटिंग के दौरान फीमेल निमेटोड को होल्ड करके रखती है, फीमेल को बांध के रखती है, उसको क्या कहते हैं, परपुटी कहते हैं। प्लेग नामक बीमारी के वाहक का नाम, प्लेग नामक बीमारी जो है वो उसका वाहक कौन है, पिस्सू। ठीक है ना, पिस्सू यानी कि फ्लिया है जो कि ये रोग फैलाता है। किस ऋतु में मछली नहीं पकड़नी चाहिए, तो ये आपको बारिश के मौसम में, मानसून के समय पर जो है अपने को मछली पालन या मछली नहीं पकड़नी चाहिए, क्योंकि इस टाइम पर इसके अंडे देने का टाइम होता है। अगर आप पकड़ लोगे तो अंडे कौन देगा,
नेक्स्ट यहाँ पर खंड बे दे रखा है बी, जो कि यहाँ पर 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, 1.5 नंबर के रहने वाले हैं 15 नंबर के। स्वपरागित और परपरागित फसल में मूलभूत अंतर क्या है? स्वपरागण में क्या होता है, एक ही पौधे में नर और मादा पुष्प पाए जाते हैं और जो परागण प्रक्रिया होती है उसको स्वपरागित कहते हैं। जैसे कि गेहूं है ना, मक्का है, इनमें स्वपरागण का रहता है। परपरागित में क्या होता है, नर और मादा पुष्प अलग अलग पौधों पर होते हैं, एक पुष्प का जो परागकण है दूसरे पुष्प के मादा पुष्प पर जाएगा और उसको निषेचित करेगा, उसको परपरागित फसल कहते हैं। कृत्रिम गुणसूत्र से क्या अभिप्राय है? देखो बेटा, अगर अपन प्लाज्मिड के द्वारा डीएनए को लेके जा रहे हैं ना, तो ये छोटे डीएनए खंडों को तो लेके जाता है, किंतु अगर बड़े डीएनए खंडों का स्थानांतरण करना हो, ट्रांसफर करना हो, तो अपन ऐसे आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का उपयोग लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में BAC, एग्जाम्पल में YAC, BAC और YAC। BAC की फुल फॉर्म बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। बेर की फल मक्खी बेर को किस प्रकार से हानि पहुंचाती है? बेर की फल मक्खी जो है वो 1 mm जो फल होते हैं बेर के, उसमें 1 mm छेद करके अंडे देती है और उसके पूरे गुदे को खा जाती है। एक संक्रमित फल के अंदर 18 लार्वा, 18 मैगट देखी गई है। कार्पोम या वेसोबियाना, पूरा लिख के आना आप आराम से, अगर आपको आता है बेर की फल मक्खी अच्छे से आता है तो आप लिख के आइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर नहीं कटेंगे। नेक्स्ट, दीमक को सामाजिक कीट क्यों कहा जाता है? बताएं आपको कि भाई क्योंकि ये सब साथ में झुंड बना के रहना पसंद करती हैं और इनके जो आवाज को टर्मेटेरिया कहते हैं और इनके कार्य, और ये श्रम विभाजन का सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। साथ में रहना पसंद करते हैं, साथ में काम करना पसंद करते हैं, इस वजह से इसको सामाजिक कीट कहा जाता है। फुहार या छिड़काव यंत्रों का वर्गीकरण दे रखा है यहाँ पर, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो डस्टर यानी कि भुरकाव के लिए, और एक नंबर 2 स्प्रेयर यानी कि छिड़काव के लिए। चैप्टर नंबर 4 में दे रखा है, इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। स्प्रेयर के इसमें भी अलग अलग प्रकार बनेंगे, आगे जाकर 3 कैटेगरी और बनती हैं, तो अच्छे से देखना है इसको, क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट करें इसको। स्थानिक और महामारी रोग में क्या अंतर है? स्थानिक रोग का मतलब होता है ऐसे रोग जो किसी स्थान विशेष पर आते हैं और बहुत भयंकर तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कि आलू का सुनहरा सूत्रकृमि जो कि नीलगिरी पहाड़ी पर पाया जाता है, गोल्डन निमेटोड। दूसरा आलू का मस्सा रोग, वार डिजीज, जो कि पश्चिम बंगाल के अंदर दार्जिलिंग में देखा गया है, तो ये स्थानिक रोग। महामारी रोग क्या होते हैं? जो ऐसे रोग जो विस्तृत तरीके से विनाशकारी रूप से आते हैं और बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, वो महामारी कहलाते हैं। जैसे कि बंगाल का अकाल है ना, बंगाल में जो काल आया था, वो धान का भूरापन चित्ती रोग, गेहूं की रोलियां, ये सब इसके एग्जाम्पल है। सामान्य सूत्रकृमि का नामांकित चित्र जितने भी हैं आपके सिलेबस में, जितने भी डायग्राम दे रखे हैं सूत्रकृमि का, जीवाणु का, वायरस का, फंजाई कोशिका का, उनको अच्छे से रट के जाना है। स्नेल का, स्लग का अच्छे से याद करके जाना है, पूछेगा, डायग्राम जरूर आएगा और वो 1.5 नंबर में आएगा, ध्यान में रखना है ना, तो डायग्राम अच्छे से याद करके जाना। गेहूं का टुंडू रोग के लक्षण लिखो। टुंडू रोग जो कि एंगुना ट्रिटिसाई प्लस रेथाबैक्टर ट्रिटिसाई नाम के बैक्टीरिया और सूत्रकृमि के द्वारा होता है, और इसमें जो पत्तियां हैं, पौधा वो मुड़ जाता है, उसकी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, और दानों के स्थान पर, दानों के बीच बीच में यहाँ पर गुलाबी रंग का, पीले रंग का यहाँ पर लिक्विड सब्सटेंस निकलता है, द्रव पदार्थ जो कि चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक है। ये सब इसकी पहचान में आता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, गर्म खून वाले जंतुओं के उदाहरण बताओ। भाई गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सब गर्म खून वाले एग्जाम्पल हैं। भोजन के रूप में मछली का महत्व पता है आपको, लगभग भोजन के रूप में, क्योंकि प्रोटीन का अच्छा स्रोत होने की वजह से बहुत सारे लोग जो है इसको खाना पसंद करते हैं। साथ में जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके मानसिक विकास के लिए, गर्भवती महिलाओं के बच्चे के पोषण के लिए, और जो लंबी बीमारी से ग्रसित कोई आदमी है, मरीज, उसको सही करने के लिए अपन मछली का भोजन के रूप में उसको खिलाते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पर दीर्घ स्तरीय सफेद लट की रोकथाम के समुचित उपाय। समुचित उपाय आपको मैंने बता रखे हैं कि जब भी अगर आपको किसी कीट का मैनेजमेंट पूछा जाए तो 3 मैनेजमेंट अपन को लिखने हैं, कल्चरल मैनेजमेंट, बायोलॉजिकल मैनेजमेंट, केमिकल मैनेजमेंट। कल्चरल में क्या करना है? ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करो, क्रॉप रोटेशन, फसल चक्रण अपनाओ, जितने भी फसल के अवशेष है उसको जला के नष्ट कर दो, है ना, ऐसी एक्टिविटी अपने को करनी है, खेत को साफ सुथरा रखना है। नंबर 2 केमिकल, क्योंकि कीट है तो कोई कीटनाशक रसायन डाल दो, जैसे कि क्लोरोपाइरीफोस है, मिथाइल डिमेटोन है, 2-3 कीटनाशक दवाओं के नाम याद करके चले जाना, और उसके द्वारा अपन बीजोपचार कर सकते हैं। क्योंकि मूंगफली में ज़्यादा आता है तो मूंगफली के अंदर अपन इसका कीटनाशक दवा का उपयोग करेंगे। और जैविक नियंत्रण में अपन जो है प्रतिरोधी किस्में यहाँ पर लगा सकते हैं। नेक्स्ट खपरा परंग की, वही मैंने भी कहा था। अच्छा, खपरा परंग का इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये
भंडारण का कीट है तो भंडारण के लिए आपको जो धूमक रसायन होते हैं, जो फ्यूमिगेंट्स होते हैं, उनका उपयोग करना होता है, जैसे एडीसीटी, जैसे जिंक फॉस्फोइड, जैसे ईडीबी, एमबी, ये ऐसे केमिकल हैं जो अपना प्रभाव गैस रूप में दिखाते हैं। साथ में कपड़ा भ्रंग, क्योंकि ये भंडारण का कीट है, स्टोरेज का कीट है, तो जहां पर भी गोदाम वगैरह हैं उनकी साफ सफाई प्रॉपर करनी है, प्रॉपर वहां पर नीम की पत्तियां और नीम का पाउडर बिछा देना है। ऐसे अपन मैनेजमेंट कर सकते हैं। और बाकी आप देख ही लीजिए। कवक कोशिका का नामांकित चित्र आप बना ही लोगे। कोई 2 लक्षण लिखने, आवास के बारे में लिख लो, थैलस क्या होता है लिख लो, जीवन चक्र कैसा होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन दोनों होते हैं, आराम से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु कोशिका नामांकित चित्र बनाकर, हाँ बिल्कुल, तो यानी कि इसमें 2 आ गए और इसमें भी अपन आराम से 2 लक्षण लिख सकते हैं। जीवाणु कोशिका का नामांकित चित्र आप बना ही लेंगे, ठीक है। और आराम से 2 लक्षण क्या क्या लिख सकते हो, एक तो इसके सेल वॉल के बारे में लिख देना। इसमें सेल वॉल के अंदर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव 2 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव का अंतर आपको पता ही है। इसकी जो मॉर्फोलॉजी है उसके बारे में लिख सकते हो। फ्लैजिला जो है वो क्या काम करता है, कसाबिका या फ्लैजिला फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है जो कि गमन में काम करता है, ठीक है। और ये प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, 70 राइबोसोम होता है। सरसों के सफेद रोली रोग के लक्षण रोगजनक, बेर के चाचे रोग के लक्षण आपको लिखने हैं, आराम से कोई दिक्कत नहीं कर पाएंगे। 2 अवस्थाओं में लक्षण प्रकट होते हैं, स्थानीय संक्रमण और सर्वांगी संक्रमण, और बेर के चाचे रोग में अपन लिख ही पाएंगे। फिर निम्नात्मक क्वेश्चन की बात करें, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो भाई साहब याद करके चले जाना, वापस आने की संभावना रहेगी। पादप प्रजनन क्या होता है कि भाई फसल के जीन प्रारूप में परिवर्तन करके ऐसे उपयोगी वैरायटी बनाओ जो मानव के काम आ सके, उसको अपन पादप प्रजनन कहते हैं। 12-13 इसके उद्देश्य दे रखे हैं, उसको अच्छे से आपको पहले तो आपको क्या करना है, उन 12 उद्देश्यों के 13 उद्देश्यों के नाम लिख के फिर उसको एक्सप्लेन करना है। इससे क्या होगा, आपका पेज अच्छे भर जाएंगे, क्योंकि ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो अच्छे से पेज भर के आना है अपने को। और बढ़िया सिस्टमेटिक लिखना, पेज भरने का मतलब सिस्टमेटिक लिखना है अपने को। पादप पुनर्स्थापन से आपका क्या अभिप्राय है, जहां पर पौधों की प्रजातियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते हैं, जहां नहीं पाए जाते हैं उनको पादप पुनर्स्थापन कहते हैं। और इसकी क्या उपलब्धियां हैं, उपलब्धियां अपन पता करेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। उपलब्धियों का वर्णन, अब उसमें केवल 2 लाइन ही है। अगर आप देखोगे 2 लाइन ही है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पूरा प्रोसेस लिखना है। पादप पुनर्स्थापन का अर्जन करना, संग्रोध करना, उसके बाद उसके गुण दोष पूरा लिखना है, क्योंकि 4 नंबर का है। यूं नहीं कि आप केवल 2 लाइन लिख के छोड़ के आ जाओ ना, पूरा लिखना बेटा, है ना, ध्यान रखना। नेक्स्ट, कैंचुए की बाह्य संरचना बना ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। टेढ़े की बाह्य संरचना तो आपको आती है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो मिलते हैं अगले मॉडल पेपर के अंदर। इस प्रकार का आप करके आइएगा, और क्वेश्चन आपको मैंने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट मॉडल पेपर आपको जल्दी में देने वाला हूं, तो तब तक के लिए सभी को राधे राधे।